शुरू करते हैं IC90 के MCQs। ठीक है, विच आर द एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हुज वैल्यूज इज लाइकली टू अनलाइकली हुज वैल्यू इज अनलाइकली टू इंक्रीज, बढ़ेगी नहीं। एक बार ले लिया, ठीक है, जब तक अपन कोई इंटरवेंशन वगैरह इंप्रूवमेंट खुद से ना करे तब तक उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, मटेरियल और मशीनरी की। कि हाँ भाई, अगर मैंने मशीन लगा दी एक जगह तो वो मशीन लगी रहेगी, अब वो डेप्रिशिएट ही होती है और बढ़ती नहीं है वैल्यूज अनटिल अनलेस मैं मशीन में काम करूं और इंप्रूवमेंट करवाऊं, या फिर मटेरियल कोई रॉ मटेरियल खरीद के प्रोडक्ट दिया है तो जब तक मैं खुद से इंप्रूवमेंट नहीं करूंगा तब तक उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो आंसर हो गया बी एंड सी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अचीवमेंट थ्योरी किस चीज के ऊपर बेस्ड है? अचीवमेंट थ्योरी बेस्ड है आपके मोटिवेशन के ऊपर। आप जितना मोटिवेट होगे उतना ज्यादा आप अचीव करोगे। ये कहता है कि जितना ज्यादा आप मोटिवेट रहोगे उतना ज्यादा आप अचीव करोगे। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, ये अचीवमेंट थ्योरी हो गई। अचीवमेंट थ्योरी दी किसी थी? अचीवमेंट थ्योरी दी थी भाई डेविड डेविड मैक्लेलैंड ने। डेविड मैक्लेलैंड ने, ठीक है। अचीवमेंट थ्योरी डेविड मैक्लेलैंड ने दी थी। जितना ज्यादा मोटिवेट होगे उतना ज्यादा तो अचीवमेंट थ्योरी किस पे काम करती है? मोटिवेशन के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रिफ्ट क्या होता है यार? ड्रिफ्ट का मतलब होता है यार, मैं एक जगह काम कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा, ठीक है, और उसकी वजह से मैं दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ आई एम वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से मैं शिफ्ट करके दूसरी जगह जा रहा हूँ। ऐसा कब होता है? जब एक एम्प्लॉय फील करता है नेग्लेक्टेड, कि हाँ भाई मैं 10 जनों के ग्रुप में हूँ पर मुझे मेरा मैनेजर मीटिंग में नहीं ले जाता, मुझे बाहर अकेला छोड़ देता है, मतलब मैं नेग्लेक्टेड फील कर रहा हूँ कि मेरा कोई से ही नहीं है। मैंने बोला कि सर ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, कोई बात सुन ही नहीं रहा। तो तब मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तब मैं ड्रिफ्ट हो जाऊंगा एक जगह से दूसरी जगह तक। आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर अभी आपको अगर याद होगा, बहुत अच्छे से अपन ने एक वीडियो, फर्स्ट वीडियो जो अपन ने देखा था उसके अंदर मैक्स वेबर ही पढ़ा है। मैक्स वेबर में अपन ने क्या पढ़ा है? मैक्स वेबर में अपन ने DHUPI, धूपी, डिवीजन ऑफ लेबर, हायरार्की, यूनिफॉर्म रूल्स, प्राइमेसी ऑफ मेरिट, और IC क्या पढ़ा? इम्पर्सनैलिटी। तो इनमें से कौन सा ब्यूरोक्रेसी का रूल मैक्स वेबर ने बोला है? तो मैक्स वेबर ने बोला कि हायर ऑक्यूपेशन, अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी क्षमता के अनुसार आप अपने हायर पोजीशन पे पहुंचोगे, जितने ज्यादा आप कैपेबल हो उसके हिसाब से। ठीक है, एज के बेसिस में नहीं, बायसिंग के बेसिस में नहीं, कितना टाइम किया उसके बेसिस में नहीं, कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं, आपकी क्षमता कॉम्पिटेंसी के ऊपर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इंटरव्यू के अंदर एक जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या देखना चाहता है? थिंकिंग प्रोसेस कैसे चेक करता है कि वो कितना एक्सप्लोर कर पा रहा है। कि मैंने आपको एक आइडिया दिया कि हाँ भाई आप GSM यूज कर सकते हो, तो आप कितना यूज कर सकते हो, आप कितना एक्सप्लोर कर पा रहे हो आप उस चीज को। तो एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन के बेसिस पे मैं उसकी थिंकिंग प्रोसेस को जान सकता हूँ कि कोई एक्सप्लोर करने वाला क्वेश्चन मैंने दे दिया कि हाँ भाई इस चीज को एक्सप्लोर करो, बताओ इसके बारे में और डिटेल बताओ, तो उससे मैं उसकी थिंकिंग प्रोसेस जान पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, ये यूजुअली अपन ने बचपन से पढ़ते हैं, मतलब जैसे ही जॉब अपन ने की है तो अपन ने देखा कि अपना एक यूनियन होता है। जब वेज डिवीजन की बात चल रही है अभी, तो जो जनरल इंश्योरेंस वालों के वेज डिवीजन होने वाला है, तो वेज डिवीजन में यूनियन होता है। यूनियन जाता है मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट के पास जाता है, और मैनेजमेंट जाता है गवर्नमेंट के पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में कौन कौन मैटर करता है? यूनियन, मैनेजमेंट और सरकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या आइडेंटिफाई करना है कि भाई एक इंसान के बिहेवियर को कौन इन्फ्लुएंस करता है? तो देखो, ये अपन पढ़ रहे हैं HRM, है ना, तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस तरह के टर्म्स ज्यादा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो क्या बिहेव वो करते हैं? इन्फ्लुएंस आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक एक चीज समझना, मैं अगर आप सिर्फ सुन रहा हूं तो उसको हियर करना बोलते हैं, और अगर मैं ध्यान से सुन रहा हूं तो उसको लिसन करना बोलते हैं। इसीलिए हमेशा ना अपन हमेशा ऐसे बोलते हैं, लिसन टू मी। कभी अपन हियर टू मी नहीं बोलते ना। क्यों लिसन टू मी क्यों बोलते हैं? कि अपन ध्यान से सुन रहे हैं अपन, ठीक है। और लिसन कर, सुनना ही नहीं होता। अगर जैसे मैं मान लो एक बैठा हुआ हूँ और मैं एक मेल लिख रहा हूँ, मेल पढ़ रहा हूँ, ध्यान से पढ़ रहा हूँ मेल को, ये भी लिसनिंग का ही पार्ट है। कोई मैसेज अच्छे से रीड कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो लिसनिंग, ध्यान से, मेरा अटेंशन उस तरफ है। ठीक है, तो हियर करना मतलब सुनना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? तो लिसनिंग के बारे में क्या सही है? वन, लिसन ऑल ही हियर्स। लिसनिंग और हियरिंग सेम है? नहीं भाई, लिसनिंग का मतलब ध्यान से सुनना, हियरिंग मतलब जो आवाज कान में जा रही है। कम्युनिकेशन इज रिसीव थ्रू लिसनिंग, हाँ ठीक है, कम्युनिकेशन अपन लिसनिंग, कम्युनिकेशन मतलब जो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए वो अपन लिसनिंग से आती है, हाँ ठीक है ये बात। लिसनिंग इज रिसीव कम्युनिकेशन थ्रू ईयर ओनली, ऐसा थोड़ी है, अपन देख के पढ़ भी सकते हैं ना, तो वो भी अपन मैंने बताया ना, मेल अगर मैं देख रहा हूँ तो दैट इज ऑल्सो लिसनिंग। तो कौन सा आंसर सही हुआ? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
स्ट्रेस, अब देखो ये थोड़ा सा ना यहाँ पे दिमाग बेसिक कॉमन सेंस वाली बात क्वेश्चंस पे आते हैं कि स्ट्रेस से डील करने का क्या तरीका होता है। और देर तक काम करो, मर जाओगे भाई। टेक अप, और ज्यादा काम ले लो, नहीं भाई ये भी काम नहीं है। डेलीगेट करो, ये अपने मैनेजर्स करते हैं कि काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि हाँ भाई मेरे पास ज्यादा काम है, तुम थोड़ा थोड़ा काम तुम कर लो। ये तरीका होता है स्ट्रेस से डील करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या करें, इलॉन मायो, मायो आते ही आपके दिमाग में माँ आ जानी चाहिए। इलॉन मायो यानी माँ, माँ क्या होती है, इमोशनल, इमोशन यानी ह्यूमन बिहेवियर पे काम करना। तो इलॉन मायो क्या फैक्टर देखते हैं, इमोशन चीजों पे ध्यान दिया है। पहला वीडियो अगर आपने देखा हो तो उससे आपको इजीली पता चल जाएगा। इनमें से क्या चीज नहीं होनी चाहिए ग्रुप में, देखो जेलिसी तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, ये तो हो गया। कोहेशन मतलब इकट्ठा रहना ग्रुप में, एक एज अ टीम काम करना, ये होना चाहिए। लॉयल्टी, लॉयल होना चाहिए, हाँ ये दोनों होना चाहिए, यानी फर्स्ट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी होती है लॉन्ग टर्म की रिस्पेक्ट में। पॉलिसी अगर अपन पढ़ेंगे ना कभी भी, तो पॉलिसी होता है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कि भाई मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि जैसे, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आईटी कंपनी जो हैदराबाद के अंदर थी, तो हैदराबाद की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी, कंपनी को बोला कि एक पॉलिसी लगाओ कि भाई 75% हमारे लोकल एम्प्लॉयज रहेंगे, लोकलाइट रहेंगे। यूजुअली जो आईटी कंपनी जहाँ पे रहती है ना, वो ऐसे रूल्स बना देती है। बैंगलोर में भी इस तरह का रूल है कि भाई 70% हमारे यहाँ के लोग रहेंगे। तो इस तरह का जो लॉन्ग टर्म का डिसीजन होता है ना, ब्रॉडर सोच वाला, उसको बोलते हैं पॉलिसीज। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल उसके, अब इनमें से पॉलिसी का एग्जांपल क्या है, तो देखो, कंपनी टू गेट डैमेज एयर कंडीशन, ये कोई पॉलिसी नहीं है। सेल्स मैनेजर सेल्स रिपोर्ट देगा, ये कोई पॉलिसी नहीं है। कंपनी अचीव करेगी 25%, ये पॉलिसी नहीं है, ये गोल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40% एम्प्लॉय जो होना चाहिए वो फीमेल होना चाहिए, हाँ ये एक पॉलिसी बना दी भाई मैंने कि लॉन्ग टर्म के रिस्पेक्ट में, कि हाँ भाई मेरा जो रिक्रूटमेंट हो रहा है 40% औरतों का होगा। ठीक है, ये पॉलिसी में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई कौन सा, अब देखो यार एक चीज समझना, देखो अगर मैं अभी जो मैं बता रहा हूँ ना शॉर्ट, एक मतलब एक एक वीडियो, एक एक चैप्टर करके उसको फ्रेम बाय फ्रेम बोलते हैं, है ना, एक एक करके धीरे धीरे, तो उसको प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रूल्स, रूल्स क्या होते हैं भाई, रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई रूल, नियम है तो है। अगर आपको 5 बजे उठना है तो उठना है, दीज आर रूल्स। अगर आपको 9 बजे तक पहुंचना है ऑफिस, तो वो पहुंचना है, रूल है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता, करना है, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा रूल नहीं है, ठीक है, इनमें हाँ कौन सा रूल है ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो जूते पहन के ऑफिस में अलाउ नहीं है, तो हाँ भाई रूल हो सकता है। स्मोकिंग अंदर नहीं कर सकते, हाँ भाई रूल हो सकता है। 10% आपको जो पैसा होगा उसको यूटिलाइज करना है, हाँ भाई ये भी रूल हो सकता है कि 10% जो पैसा मिलेगा मेरे को प्रॉफिट का, वो यूज कर सकता हूँ। वर्क फ्रॉम होम अलाउड है एम्प्लॉय के लिए 5 दिन। तो मतलब ठीक है, ये पॉलिसी में आएगा कि हाँ भाई ये हमारी पॉलिसी है कि हाँ भाई वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो 1, 2 और 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक चीज सुनना, बास्केट एक्सरसाइज क्या होती है। बास्केट एक्सरसाइज का मतलब होता है कि यार देखो, ये एक एम्प्लॉय है ना, इसका प्रमोशन होने वाला है। तो एक काम करेंगे, जो इसका मैनेजर, मैनेजर की पोस्ट में जो इसका मैनेजर काम करता है ना, उसको बोलेंगे भाई तू यहाँ पे बैठ, जो ये मैनेजर काम कर रहा है ना वो वाला सारा काम तू कर। तो चेक करेंगे फिर एनालाइज करेंगे कि ये कितने एफिशिएंटली कर पा रहा है। इस चीज को बोलते हैं इन बास्केट एक्सरसाइज, इन बास्केट एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कौन सा टूल स्पेसिफाई करता है इंडिविजुअल को उसकी एबिलिटी टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ सीनियर मैनेजमेंट, कि वो अच्छा मैनेजर पोजीशन पे जा सकते हैं नहीं जा सकता। तो वो बास्केट, इन बास्केट एक्सरसाइज, इन बास्केट एक्सरसाइज। समझ में आ गया कि कैंडिडेट को मैनेजर की पोजीशन पे बिठाया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि भाई तू अब यही काम तू कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑटोक्रेटिक, डेडिकेटेड या ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है भाई, ऑटोक्रेटिक बेसिकली जो नॉर्थ कोरिया का रूलर है ना, कि मेरी बात बस, जो मैंने बोल दिया बस यही है। ठीक है, सबको लेके एक साथ नहीं, मेरा फायदा होना चाहिए, मेरी बात, यानी डेडिकेटेड स्टाइल भी बोलते हैं उसको, ऑटोक्रेटिक और डेडिकेटेड स्टाइल भी बोलते हैं। मैं सब कुछ खुद डिसाइड करूंगा, दूसरों का ओपिनियन में पूछूंगा ही नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट होता हूँ मैं कि हाँ भाई यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए मतलब नहीं चलना चाहिए, जैसे नॉर्थ कोरिया वाले बंदे ने बोल दिया। तो दैट इज ऑटोक्रेटिक, इसको डेडिकेटेड स्टाइल भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन अब आता है कि डेडिकेटेड स्टाइल कौन सी होती है, डेडिकेटेड स्टाइल अपनी ऑटोक्रेटिक होती है, ऑटोक्रेटिक होती है। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग, विच एक्सप्रेशन, अब देखो, नंबर ऑफ पर्सन हु रिपोर्ट टू एनी वन सुपीरियर, कि ये एक को रिपोर्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्पैन। कितने, क्या स्पैन है इसका, स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल। आगे बढ़ते हैं कि भाई क्वेश्चन पढ़ो। पहली बात तो ये फाइल ने दी है, यानी अमीर आदमी वाली। ठीक है, विद इन द लिमिट्स इम्पोज्ड बाय रिस्पेक्ट ऑफ दिस सबऑर्डिनेट मस्ट बी फ्री टू थिंक, यानी
खुद से सोच कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं, मस्ट बी फ्री टू थिंक, यानी इनिशिएट ले सकते हैं, इनिशिएटिव हो गया। आगे बढ़ते हैं। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? देखो, मान लो मैं एक कंपनी में हूं, है ना, मैं एक XYZ कंपनी में हूं और मुझे पता है कि मेरी कंपनी गलत काम कर रही है। अब मुझे पता है कि कंपनी गलत काम कर रही है, तो मुझे पता है गलत काम कर रही है, पर मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर कंपनी बंद होगी तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। तो मैं अपने ही अंदर के अंदर अपने खुद के अंदर ही फंसा पड़ा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से एथिकल डिलेमा क्या होता है? एथिकल डिलेमा होता है कि जब मैं एथिकल डिलेमा हमेशा इंट्रापर्सनल होता है, कि खुद ही के अंदर फंस गया। एथिकल डिलेमा क्या होता है? खुद ही के अंदर फंसा हुआ हूँ कि कंपनी गलत काम कर रही है, पर मैं बोल नहीं सकता, कि बोल दूंगा तो मेरी नौकरी चलेगी, तो ये एथिकल डिलेमा में फंस गया मैं। कंटीजेंसी अप्रोच मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आपने वीडियो देखा हो तो, कि भाई एक ही काम, मतलब जैसे अपन बोले ना आईटी वाला, कि सारा काम एक ही, रीस्टार्ट मान लो भाई, रीस्टार्ट मान लो, तो हर चीज का एक ही अप्रोच नहीं हो सकती। अगर प्रॉब्लम अलग है तो सॉल्यूशन भी सबका अलग अलग होगा, एक ही अप्रोच में नहीं कर सकते। ये कहना चाहता था कंटीजेंसी। तो देखो क्या कह रहे हैं, देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ अनप्लान्ड, ऐसा कुछ नहीं बताया। देयर इज नो सिंगल अप्रोच। हाँ भाई, एक कोई भी ऐसा नहीं है कि ये एक ही अप्रोच है कि हाँ भाई रीस्टार्ट ही मानना है, कोई सिंगल अप्रोच नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज अप्रोप्रिएट इन वन सिचुएशन, जरूरी नहीं है कि दूसरी सिचुएशन में सही हो, कि एक बार आपका रीस्टार्ट से चल गया, जरूरी थोड़ी है हर बार रीस्टार्ट करके ही चल जाएगा। ठीक है भाई, तो आंसर क्या होगा? बी और सी। मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्रिफ्ट कब होता है भाई? जब एम्प्लॉय नेग्लेक्ट फील करता है, जब एम्प्लॉय नेग्लेक्ट फील करता है। ठीक है, एम्प्लॉय जब नेग्लेक्ट फील करता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक ड्रिफ्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ड्रिफ्ट का मतलब इनमें से, अच्छा क्वेश्चन क्या है, ड्रिफ्ट क्यों, कैसे बताएंगे यहाँ पर इनमें से? तो देखो, एक चेंज इनिशिएटेड विदाउट कंसेंट, स्टेक होल्डर का कोई लेना देना नहीं है, स्टेक होल्डर का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, रिवर्सिंग चेंज विद, नहीं ये भी कुछ नहीं है। लैक ऑफ क्लियर डिसीजन, हाँ भाई मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मतलब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्यों हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तो मेरा मेरा मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो मैं ड्रिफ्ट होऊंगा दूसरी तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज, इनमें से बताओ भाई, इंडक्शन के बारे में क्या बताना चाहते हो? भाई इंडक्शन प्रोग्राम सबका होता है, सिर्फ सेलेक्ट होता है? तो देखो, इंडक्शन प्रोग्राम हेल्प तो कैंडिडेट स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। हाँ भाई, स्ट्रक्चर बताता है कि हाँ भाई हमारे इतने ऑफिस है, इतने ब्रांचेस है, इतने सैटेलाइट ऑफिस है, ये सब बताता है। ठीक है भाई, मैंडेटरी होना चाहिए इंडक्शन प्रोग्राम? नहीं, जरूरी नहीं है। कोविड आया तो मैंडेटरी हटा दिया था क्या? ठीक है, जरूरी नहीं है, हमारा खुद का नहीं होता। इंडक्शन प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट असेसमेंट, नहीं, असेसमेंट आप कितना काम कर रहा नहीं कर रहा हो आप उसकी आउटपुट से देखोगे ना, इंडक्शन प्रोग्राम से थोड़ी देखोगे। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कह रहे हैं भाई, दो है लोग, विपिन और ये है राधा। विपिन और ये इनमें से कौन है? राधा 55 साल की है, और ये विपिन, हाँ, ये भाई 5 साल पहले आए हैं, ये 20 साल से काम कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, दोनों के दोनों वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं कि विपिन सबऑर्डिनेट है, ये इसका जूनियर है? नहीं भाई, ये मार्केटिंग में है मान लो, और ये आईटी में है, तो दोनों अपने अपने जगह पे वाइस प्रेसिडेंट है, एक दूसरे के नीचे थोड़ी आएगा। राधा सुपीरियर है, एक्सपीरियंस ज्यादा? नहीं, सुपीरियर डेजिग्नेशन वाइज तो दोनों सेम ही है ना भाई। नहीं, राधा और विपिन पीयर थे, हाँ दोनों सेम लेवल पे, हाँ बिल्कुल दोनों सेम लेवल पे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं बड़ा ध्यान से, कि एज अ मेजर टू मिनिमाइज एरर डेटा एंट्री में, कंपनी ने बोला कि दोबारा से, मतलब एक बार चेक किया, दोबारा से चेक किया, दो बार अपन चेक कर रहे हैं कि भाई जो मेकर चेकर वाला होता है ना, कि हाँ भाई पहले एक मेकर कर रहा है, एक चेकर कर रहे हैं, दो बार चेक कर रहे हैं अपन। तो वो क्या कहना चाहेंगे, ये रूल है कि हाँ भाई नहीं, ये कोई रूल नहीं है। प्रोसेस तो बन चुका है, प्रोसेस तो बना हुआ है, प्रोसेस भी नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं कह सकते, क्वालिटी कंट्रोल तो अलग लेवल, अलग चीज होती है। प्रोसीजर में चेंज किया है मैंने, किसमें चेंज किया? प्रोसीजर में चेंज किया है, कि पहले मैं सिर्फ एक बार टेस्ट करता था, तो अब मैं दो बार टेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा जो प्रोसीजर है उसमें चेंज हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पर्सनैलिटी के बारे में क्या जानते हैं? अगर आपको वेबर के बारे में पढ़ा हो, DHUPI, उसमें इम्पर्सनैलिटी पढ़ा था। इम्पर्सनैलिटी क्या बोलता है कि भाई रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट जो भी होगा वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगा, विल बी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन। ऑप्शन पढ़ो, ईच पर्सनैलिटी स्पेसिफिक टास्क दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ो, ये मतलब ये डिवीजन ऑफ लेबर में आएगा बेसिकली। इंडिविजुअल और पर्सनल कंसिडरेशन आर एप्लीकेबल, नहीं एप्लीकेबल तो नहीं होता, बल्कि उल्टा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर एक बंदा एक कंपनी में काम कर रहा है 5 बजे तक, फिर दूसरी कंपनी में काम करना शुरू कर दे, तो उसको बोलते हैं मून नाइटिंग। मतलब मैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में पैसा, मैं यहाँ से भी पैसा उठा रहा हूँ, मैं यहाँ से भी पैसा उठा रहा हूँ, अगर मैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा उठा रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड मून नाइटिंग। ठीक है, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये होता है।
तो देखो स्ट्रेंथ और वीकनेस तो इंडिविजुअल के खुद के अंदर होगा ना, इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है ये कौन से बताएगा, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस तो इंडिविजुअल का खुद के अंदर ही होते हैं ना, इन्वायरमेंट बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है वो बताता है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ओटी। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है कि एक मैनेजर है, इन ऑर्डर टू अलाउ मैनेजर टू कंट्रोल अ लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, क्वालिफाइड लेवल होना चाहिए, हाँ बिल्कुल क्वालिफाइड लेवल होना चाहिए, अलग अलग जगह पे काम कर, डिस्टेंस नहीं, इससे कोई लेना नहीं है, अनस्किल लेवल होगा तो सत्यानाश हो ही जाएगा, तो आंसर क्या होगा, क्वालिफाइड लेवल होना चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग मतलब बहुत लॉन्ग टर्म गोल, बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म गोल, कि भाई मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाए, ठीक है, ठीक है, इस तरह की। तो इनमें से कौन सा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है कि वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं, गिविंग अ ब्रॉडर इंडिकेशन, हाँ भाई एक ब्रॉडर इंडिकेशन दे रहा हूँ कि प्लान क्या है वो बता दिया, स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं, स्पेसिफिक डिटेल नहीं, ब्रॉडर बता दी कि हाँ भाई मैं चाहता हूँ मेरी कंपनी आज से 10 साल बाद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाए आईटी में, तो दैट इज गिविंग अ ब्रॉडर इंडिकेशन। आगे बढ़ते हैं। हॉथरॉन, हॉथरॉन जब भी हॉथरॉन की थ्योरी पढ़ोगे, हॉथरॉन मतलब ओ मायो, मायो आ जाता है, ठीक है, हॉथरॉन स्टडी यानी मायो, मायो पढ़ते ही इमोशन, इमोशन यानी इंसान, ह्यूमन रिलेशन की बात कर रहे हैं अपन। मैच्योरिटी, सबऑर्डिनेट का मैच्योरिटी का क्या कहेंगे कि भाई मैच्योर बिहेव कर रहा है आपका सबऑर्डिनेट, मतलब अपना खुद से काम ले रहा है, विलिंगनेस टू कि हाँ भाई खुद से काम ले रहे हैं, स्किल, मेरे जो स्किल्स है वो बताता है कि हाँ भाई मेरा क्या स्किल है, मेरे को कौन कौन सी, मान लो मैं आईटी में हूँ जैसे, तो मुझे लैंग्वेजेस आती है, तो दीज आर माय स्किल्स, ठीक है। अब आता है, अब देखो क्या होता है, झगड़ा हो गया दो जनों के बीच में, है ना, इसके और इसके बीच में झगड़ा हो गया, है ना, तो अगर भाई ये इसके इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, ठीक है, अब देखो ये भी झुक गया, ये भी झुक गया, मतलब इसने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, इसने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो दोनों के लिए क्या हुआ, विन विन सिचुएशन हुआ, कि हाँ भाई चलो इसने भी माफी मांग ली, इसने भी माफी मांग ली। तो अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट में दोनों ने क्या बोलते हैं, विन विन स्ट्रेटेजी किसको बोलते हैं, कोलैबोरेशन को, दोनों कोलैबोरेट करके दोनों मिल गए, तो दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजी। इसको क्या बोलते हैं, कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजी, कि दो जनों में झगड़ा हुआ, दोनों आपस में सुलह कर ली, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन, उसको कोलैबोरेशन स्ट्रेटेजी बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव नॉलेज जो अपन सुन के, देख के या फिर पढ़ के सीखते हैं उसको बोलते हैं कॉग्निटिव नॉलेज। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो छोटा बच्चा, आप उसको सिखाओगे नहीं, मान लो उसको मराठी नहीं आती, आप उसको बताओगे नहीं, पर वो सुनते 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 सीख जाएगा, दैट इज कॉग्निटिव नॉलेज, ठीक है, बिना किसी ने सिखाए हुए सीख गया वो, ठीक है। तो कॉग्निटिव नॉलेज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, नहीं बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं थोड़ी है, आगे सीख गया तो सीख गया। कॉग्निटिव नॉलेज प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर सकते, पागल हो क्या, यूज करते ही है बिल्कुल, अपन करते हैं ना, अगर अपन बच्चे को बता रहे कि भाई बोल रहे कि भाई क्या मोबाइल में देख, तो वी आर टीचिंग देम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू रीडिंग, हाँ भाई रीडिंग, अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो, तो ये भी आप सीख ही रहे हो ना, मेरी आवाज सुन रहे हो, सीख रहे हो, तो दैट इज कॉग्निटिव नॉलेज, ठीक है। तो रीड करके, देख के, सुन के, और बोल, रीडिंग, हियरिंग एंड सीइंग, पढ़ के जो भी करते हो वो कॉग्निटिव नॉलेज में आती है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी हर मैनेजमेंट के, सब ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब अच्छा, सब मतलब खराब, तो इंश्योर रिसोर्सेज आर सब ऑप्टिमल, खराब तरह से यूज करें नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रिसोर्स अच्छे वेस्ट ना हो, ठीक है, टू इंश्योर रिसोर्स को इनहेंस करते जाए और स्किल्स बढ़ाते जाए उनकी, बिल्कुल सेकंड एंड थर्ड सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। मून लाइटिंग का मतलब क्या समझ में आया, आपको बताता हूँ, देखो ऑप्शन पढ़ो, फॉल्स प्रोजेक्शन नहीं हो सकता, फॉल्सिफिकेशन नहीं हो सकता, वर्किंग ओवर टाइम नहीं हो सकता, वेस्टिंग टाइम, ऑफिस में टाइम कराओ नहीं, ऐसे नहीं, एक कंपनी में काम करो, उसी के साथ में दूसरी कंपनी में 5 बजे तक यहाँ पे काम किया, 5-6 बजे के बाद दूसरी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, उसको बोलते हैं मून लाइटिंग, ठीक है। अब देखो रियल लाइफ, रिटन डिस्क्रिप्शन रियल लाइफ सिचुएशन को अपन बोलते हैं केस स्टडी, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, केस स्टडी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो एचआरएम का मेन काम क्या होता है, एचआरएम का जो मेन काम होता है ह्यूमन एचआर का, वो होता है एंगेजमेंट, सबको इन्वॉल्व करके रखना, कि भाई कोई छोड़ के भाग ना जाए, सबको इन्वॉल्व करके रखना। आगे बढ़ते हैं। कोई एक डॉक्टर सिंह है, डॉक्टर सिंह इज वन ऑफ द बेस्ट सर्जन इन द सिटी, जो प्रैक्टिस करता है एक 10 सालों से ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस क्लब को ज्वाइन करता है, तो उससे उस क्लब का क्या बढ़ेगा, उससे उस क्लब की इज्जत बढ़ेगी, सोसाइटी में इज्जत बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, कंट्रोल करने का सबसे कंट्रोल करने का कौन सा टेक्निक अपन यूज कर सकते हैं, वो होता है सीपीएम। सीपीएम क्या होता है,
सीपीएम ये होता है कि भाई कंट्रोल करने की टेक्निक है। देखो क्रिटिकल पाथ मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड मतलब कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है भाई कि भाई मैं चेक करता रहूँ, इन्वेस्टिगेट करता रहूँ कि भाई मेरा बंदा सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसमें आता है क्रिटिकल पाथ मेथड। उसमें क्या होता है कि क्रिटिकल पाथ मेथड में कि बड़े प्रोजेक्ट्स में अपन टाइमलाइन लगा देते हैं कि हाँ भाई मान लो अपन प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि हाँ भाई जैसे काम ए है, ये 15 दिन में होना चाहिए, ये बी है, ये 20 दिन में होना चाहिए, और प्रायोरिटी सेट कर दी कि हाँ भाई ये टॉप प्रायोरिटी पे है, ये मीडियम प्रायोरिटी पे है, इस तरह से। तो ये होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। तो देखो भाई अगर आप स्ट्रेस में हो, कब आओगे स्ट्रेस में इनमें से, तो देखो अगर आपको रोल अच्छे से बता दूंगा तो आप स्ट्रेस में आओगे, पागल थोड़ी हो। टाइमली अगर आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं। टाइमली ट्रेनिंग प्रोग्राम करोगे तो भी नहीं आओगे, पॉजिटिव फीडबैक से तब भी आप स्ट्रेस में नहीं होगे। इनएबिलिटी टू गेट रिजल्ट, यार मैं काम कर रहा हूँ मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, तो आप स्ट्रेस में होगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये अपन ने अभी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब जो दोस्ती यारों में अपन बात करते हैं ना कि हाँ भाई चाय पीने गए अपन 4 कलीग्स, अब जो डिस्कशन हो रहा है इनफॉर्मल डिस्कशन, उसको जो बोलते हैं उसको ग्रेप वाइन बोलते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन चैनल ऐसा होता है जो क्या बोलते हैं जो कट करता है फॉर्मल चैनल कम्युनिकेशन को, वो होता है ग्रेप वाइन। ये फॉर्मली बात नहीं कर रहे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का तरीका होता है। आगे बढ़ते हैं। फादर, फादर कौन है, जो पैसे वाला होता है। पैसे की बात किसने की थी, फायोल, जो सबसे अमीर था फायोल, ठीक है। तो फायोल फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी कौन है, फायोल, ठीक है। इससे जस्ट एक वीडियो पहले मैंने वो जो बनाया था कि हॉट स्टोव क्या होता है भाई। हॉट स्टोव में ये होता है कि भाई अगर ये मान लो, फिर से सुन लो, अगर ये कोई तवा गर्म हो रहा है, यहाँ पे 5 एम्प्लॉइज है ना, और आप भी हो, ठीक है, ये आप खड़े हुए हो है ना, यहाँ पे आपको आपको पता है यहाँ पे आग लग रही है, तवा गर्म हो रहा है ना। तो अगर आप इस पे हाथ रख दोगे तो क्या होगा, एकदम से हाथ हाथ हटाओगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि आपका ही हाथ जलेगा, सबका ही हाथ जलेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको पता, इन आपको क्या इन सबको पता है कि हाँ अगर आप हाथ रखोगे तो सबका जलेगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर सुनने में हॉट स्टोव मतलब मान लो अगर आपको 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, तो और अगर आप नहीं पहुंचे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही को पनिशमेंट मिलेगा, सबको मिलेगा, और आपको पता है कि पनिशमेंट मिलेगा, आपको पता है कि हाँ अटेंडेंस आपका हाफ डे लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिसिप्लिन लाने के लिए, बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए हॉट स्टोव मेथड लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मिशन क्या होता है भाई, मिशन मतलब बहुत लंबी लेवल पे, हायर लेवल पे, कि मुझे पता मेरा मिशन है कि भाई 2035 तक मैं सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन जाऊं, ठीक है। ये तो मतलब आज से आने वाले 10 साल के अंदर मैं बहुत बड़ी आईटी कंपनी बन जाऊं, इस तरह का मैंने बोल दिया, ये मेरा मिशन है ना। तो टाइमलाइन स्पेसिफाई नहीं होती, इट डज नॉट स्पेसिफाई टाइमलाइन। हाँ ठीक है भाई, टाइमलाइन स्पेसिफाई नहीं होती कि मुझे पता नहीं है कि हाँ हमारा मिशन है कि हम बन जाए, जैसे नमामि गंगे है कि गवर्नमेंट बोलती है कि गंगा हम क्लीन करेंगे, पर कब करेंगे, काफी टाइम से चल रहा है ना गंगा का प्रोग्राम, एग्जैक्ट टाइमलाइन तो पता ही नहीं ना उन्होंने, हाँ 22 में करेंगे, फिर 25 में करेंगे, फिर 30 में करेंगे, तो टाइमलाइन स्पेसिफाई नहीं होती। और ये ब्रॉडर स्टेटमेंट होता है पर्पस ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि हाँ भाई ये हमारा बहुत ब्रॉडर लेवल पे होता है कि हाँ ये हमारा मेन है, छोटा गोल नहीं है ये, ठीक है। एम्प्लॉय के द्वारा बोला जाता है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज आगे बढ़ते हैं। वेबर के द्वारा बोला गया, वेबर आते ही आपको आंखी मीच के ये धूपी आ जाना चाहिए। डिवीजन ऑफ लेबर, हायरार्की, यूनिफॉर्म रूल, प्राइमेसी ऑफ मेरिट, और इम्पर्सनैलिटी। तो इनमें से कौन सा है, इनमें से हायरार्की दिख रहा है मुझे, हायरार्की आ गया, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं देखो, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियोस को ध्यान से देखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एबिलिटी टू ऑब्टेन, हर सिचुएशन में, बुरे वक्त में भी आप नॉर्मल हो, अच्छे वक्त में भी आप नॉर्मल हो, तो वो होता है माइंड कैन सर्च फॉर अप्रोप्रिएट। इस टाइम पे अगर ऐसा कर पा रहे हो तो आप माइंड कैन सर्च अप्रोप्रिएट एक्शन टू ओवरकम डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर आप इक्वानिमिटी, अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में, स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन पे आ गए हो, दुख में दुखी नहीं हो, खुशी में खुश नहीं हो, तो आपका माइंड बुरे वक्त में भी अच्छे सॉल्यूशंस ढूंढ सकता है, अप्रोप्रिएट एक्शन कर सकता है। 7 C's, सिर्फ जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था 7 C's क्या होता है कि कम्युनिकेशन करने का एक बेस्ट वो होता है। मान लो एक एग्जांपल वापस देता हूँ, ये यहाँ पे एजेंट है, ये आपके एक कस्टमर है, मान लो ओ ये आप खुद हो, मान लो आप जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर हो, एक HNI आया हुआ है, हाई नेट वर्थ इनकम वाला बंदा, तो एजेंट आपके पास आया है, और अब जो कम्युनिकेशन होएगा आप दोनों के बीच में वो होता है कि आप कंप्लीट नहीं, आप पूरी बात बताओगे कि हाँ भाई ये HNI है, इस तरह से ये इस तरह का है, यहाँ का है, वहाँ का है, कर्टेसी, आप इसको सर सर करके बात करोगे, सर समझो सर, ये कंसिडरेशन सामने वाले का। अब आप समझोगे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, आप उसकी बात को समझोगे, क्लैरिटी, हाँ भाई क्लियरली बताओ कि हाँ भाई मान लो कि सर मुझे 10 बजे जाना है यहाँ पे, कि सर 10 AM पे जाना है सर, ये है सर वो है, कंसाइजनेस,
पॉइंट पे बात, फालतू की बात नहीं। और सर कल खाने में क्या बना था, ये सब फालतू की बात नहीं, मुद्दे की बात बताओ, बात करो। कंक्रीटनेस, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट। सर ये बंदा है, मुझे 10 बजे बुलाया है, मुझे इसका ये काम करना है। करेक्टनेस, हाँ ग्रामर ढंग से, वुड पढ़ांग लैंग्वेज में। सर व्हाट वन टू, नॉट लाइक दैट, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, ओके। तो इनमें से 7C कौन सा नहीं होता, इनमें से 7C, इनमें से 7C क्रूड नहीं होता, ये नहीं होता। कैलेनेस मतलब ध्यान ना देना, कंसाइजनेस होता है, ध्यान देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर आपने, आपके अगेंस्ट कुछ गलत होता है, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने इमीडिएट रिपोर्टिंग को बोलोगे, इमीडिएट सुपरवाइजर को बोलोगे कि अगर आपने कुछ फर्स्ट अपील करी कि मान लो एपीआर है ना, आपको अच्छे पॉइंट्स नहीं मिले, तो आप इमीडिएट रिपोर्टिंग जो है उसको बताओगे सबसे पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये अपन ने पढ़ चुके हैं बस से, तो कि हाँ भाई इंसान का बिहेवियर साइकोलॉजिकल तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, बिहेवियर साइकोलॉजिकल वे में इन्फ्लुएंस होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, टू मैनेज इवन अ सिंपल जॉब क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए एडिक्वेट रिसोर्सेज, हाँ ठीक है, रिसोर्स होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे एक छोटा सा, मुझे वीडियो बनाना है ना, तो मेरे पास रिसोर्स होना चाहिए, लैपटॉप वगैरह है, हाँ मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मुझे हाँ अभी आज IC90 का वीडियो बनाना है। पूरी बड़ी टीम चाहिए नहीं, मुझे को ऐसे कोई टीम की जरूरत नहीं है इस वक्त, तो ठीक है, काम हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर के राइट के लिए कौन सा है, कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होता है कि भाई मेरा, जैसे बोलते ना यार, भाई वहाँ का क्लाइमेट खराब है, मतलब मेरा ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, मतलब मेरे डिपार्टमेंट का क्लाइमेट खराब है, बहुत ही ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, बहुत बेकार लोग हैं यार, हमेशा डीमोटिवेट करते रहते हैं, ये वो। तो ये चीज जो बताना होता है उसको बोलते हैं एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को क्लाइमेट बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इनमें से इनमें से कौन सा फैक्टर होता है जो क्लाइमेट को यानी ऑफिस के एनवायरनमेंट को बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म, हाँ, कि मतलब किसको क्या काम दिया है। मतलब मान लो आप एक ऑफिस में हो, है ना, यहाँ पे गुजराती ऑफिस में हो, और 3 लोग गुजराती हैं, और एक आप ही गुजराती नहीं हो, तो और ये जो बंदा है आपको मैनेजर ने आप ही को काम दिया, इन गुजरातियों को काम नहीं दिया, ग्रुप बना के बैठा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म ये चेक करना कि भाई सबको काम बराबर मिल रहा है ना, कॉस्ट रॉ मटेरियल कोई लेना देना नहीं है, मैनेजरियल पॉलिसी नहीं। क्लाइमेट बताता है कि एनवायरनमेंट, मतलब ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है, वो बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं। देखो यार ये आपको पूरा पहले वाला वीडियो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्स मतलब नेगेटिव मैनेजर, जो हमेशा मेरे बंदे को नेगेटिव मैनेजर, एक्स ये बोलते हैं नेगेटिव मैनेजर, जो बेसिकली ये कहना ये चाहता है कि मैनेजर जो भी मेरा एम्प्लॉय है वो बिल्कुल निकम्मा है, निठल्ला है, वो काम नहीं करना चाहता, काम से बचना चाहता है, इस तरह की व्यवस्था जो नेगेटिव मैनेजर होते हैं ना वो। तो थ्योरी ऑफ एक्स क्या एज्यूम करते हैं यार, इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है, उसको देख लेना यार। थ्योरी ऑफ एक्स बताता है कि भाई ये मानता है कि मैनेजर ये मान के बैठा है कि कोई एक एवरेज बंदा जो है ना, एक एवरेज वर्कर, उसमें काम करने की क्षमता ही नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएटिव काम करने की क्षमता क्षमता ही नहीं है, लिटिल कैपेसिटी टू क्रिएटिव प्रॉब्लम्स, क्रिएटिव तरीके से सॉल्व करने की बहुत ही कम वो है। ये मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था एग्रोग्राफिक कि आपके ऑफिस के अंदर आपका क्या बोलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन ढंग से है, टेबल वगैरह अच्छे से रखी हुई है, अब जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे प्रॉपर लाइट आ रही है नहीं आ रही है, जो छोटी छोटी चीजें होती है कि हाँ भाई एसी की हवा आ रही है नहीं आ रही, जो आपके वर्क स्पेस के रिस्पेक्ट में होती है, जो वर्क स्पेस को आपके लिए कन्वीनियंस बनाती है, उसको एग्रोनॉमिक्स बोलते हैं, वर्क स्पेस के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ते हैं भाई। टी मतलब अब आपको मैंने ये चीज समझाई थी कि भाई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसको हटाने के लिए ट्रेनिंग ग्रुप बनाया जाता है, ट्रेनिंग ग्रुप, टी ग्रुप, ठीक है। तो ट्रेनिंग ग्रुप बेसिकली एक क्या बोलते हैं, बिहेवियरल ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन खुल के कर सकते हैं, अपने जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मान लो एक एजेंट है वो एक डीओ से बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर मेरे को क्या, अब ये आपस में जो ट्रेनिंग हो रही है, ये डीओ को बता रहे हैं कि भाई देखो इस तरह से बात करना, अब एजेंट बोल रहा है कि सर मेरे को इंग्लिश में बात करनी नहीं आती, ये प्रॉब्लम हो रखी है मेरे साथ, तो इस तरह की जो, और मेरे साथ ये दूसरा एजेंट मेरा सारा केस खा जाता है, इस तरह की जो व्यवस्था होती है वो ट्रेनिंग ग्रुप करता है, कोई इशू हो गया इन दोनों के बीच में, कुछ ऐसा हो गया, उस तरह की चीज़ को डील करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू को क्या नहीं करना चाहिए, इंटरव्यू को बीच में टोकना नहीं चाहिए। इंटरव्यू इंटरप्ट द कैंडिडेट हु इज टॉकिंग टू रिस्पॉन्स, आपने कुछ पूछा उसके बीच आपको उसका सुना ही नहीं, उस बीच में बोलने लग गया है, तो इंटरप्ट नहीं करना चाहिए इंटरव्यूअर को। टी ग्रुप का मेन काम क्या होता है कि देखो, टी ग्रुप अनप्लान अनस्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कोई प्लानिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। टी ग्रुप अवेयर क्या नीड है, क्या वैल्यू है, इसको बताता है, बिल्कुल। टी ग्रुप बताता है कि कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे इंप्रूव हो, यानी सब पे सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
हॉथरन हॉथरन यानी मायो की थ्योरी, मायो की थ्योरी, मायो ये क्या बोलता है? मायो यानी इमोशंस, ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस, ह्यूमन बिहेवियर। तो ये बोलते हैं कि पैसा से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ग्रुप का पार्ट हो। पैसा है इंपॉर्टेंट, पर पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप ग्रुप का पार्ट हो। ये बोलना चाहता है बेसिकली कि आपको 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपकी इज्जत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रिंसिपल क्या क्या बोल रहा था, मैनेजमेंट एट ऑल लेवल के रिस्पेक्ट में बेसिक गोल्स क्या क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, ठीक है, हाँ मतलब होनी चाहिए, बट और अप्रोप्रिएट क्वालिटी डिसीजन, ठीक है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, लीडिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये ज्यादा बेस्ट आंसर है। रेडिन, रेडिन के बारे में भी अपने पढ़ा था। रेडिन के बारे में भाई क्या पढ़ा था? रेडिन के बारे में मैनेजर की इफेक्टिवनेस के बारे में बताते हैं। रेडिन क्या बताता है? मैनेजर की इफेक्टिवनेस की किस 3 तरह से अपन 3D यानी 3 चीजें चेक करता है ये, कि कितना काम पे फोकस है, लोगों के साथ किस तरह के संबंध है उसके, किस तरह से रिलेशन है उसके, और क्या वो अपने एक मतलब सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट कर पा रहे हैं। मान लो क्वार्टर एंडिंग है, तो क्या वो अपने एम्प्लॉइज को कन्विंस कर पा रहे हैं कि भाई रुक जाओ यार, समझो यार, प्लीज यार, इस तरह से। तो वो होता है रेडिन। रेडिन रेडी है या नहीं मैनेजर? रेडिन, ठीक है। तो रेडिन थ्योरी बताते हैं मैनेजर की इफेक्टिवनेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरली तो देखो क्या होता है ना, जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? क्लाइमेट बोलते हैं। वर्किंग एनवायरनमेंट को अपन क्लाइमेट बोलते हैं। अब देखो ये अभी मैंने आपको बताया था हाइजीन की थ्योरी, फिर से सुन लो। 2D फैक्टर क्या होता है भाई? कि देखो आपको मोटिवेशन ही सेटिस्फेक्शन दे सकता है। आपको अगर कोई मोटिवेट कर रहा है तभी आपको सेटिस्फेक्शन आएगा अपने काम में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो कोई मोटिवेट करता है कि अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है, तभी मेरे को सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ भाई मैं काम अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ अचीवमेंट या रिकॉग्नाइजेशन होता है, तभी मुझे, या ग्रोथ होती है तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है। हाइजीन फैक्टर क्या बताता है? हाइजीन फैक्टर बोलता है कि आपको डिससेटिस्फेक्शन होने से रोकते हैं। मान लो आप कोई काम कर रहे हो ऑफिस में, आपको पसंद नहीं है, पर हाँ आपकी सैलरी अच्छी है, आपको 6 बजे छुट्टी मिल जाती है, कंपनी पॉलिसी अच्छी है, जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस ठीक है, कि हाँ लोकेशन वगैरह ठीक है, ध्यान ध्यान रखता हूँ। तो क्वेश्चन क्या आता है? हाइजीन थ्योरी क्या बोलता है? हाइजीन थ्योरी बोलता है ये 2 फैक्टर होता है। 2 फैक्टर होता है, एक तो मोटिवेटर और दूसरा हाइजीन। ठीक है, ये हो गया 2 फैक्टर थ्योरी होता है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये? बड़ा ध्यान से कि हाँ भाई, सीरीज ऑफ एप्लीकेशन विल बी कैरिड आउट, इसको बोलते हैं शेड्यूल्स। कि फर्स्ट शेड्यूल ये काम करना है, दूसरे शेड्यूल में ये करना है, तीसरे शेड्यूल में ये करना है, चौथे शेड्यूल में ये करना है, इसको बोलते हैं शेड्यूल, सीरीज ऑफ सीक्वेंस, किस हिसाब से करना है। हर एक्टिविटी के अंदर क्या क्या होना चाहिए? लीडर होना चाहिए? नहीं। पर्पस, रिस्पॉन्स होना चाहिए? नहीं, पर्पस होना चाहिए। जो भी मैं कर रहा हूँ उसका क्या पर्पस है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, केस स्टडी के रिस्पेक्ट में क्या चीज सही है? तो केस स्टडी अपन क्यों कराते हैं? कि एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव हो सके। एनालिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव हो सके, कि हाँ भाई एक केस दिया कि हाँ भाई एक पॉलिसी आई है, एक कस्टमर था वो इतने साल में मर गया, ये हुआ वो हुआ, तो अब मैं एनालाइज कर पाऊँ उस चीज को। ये केस स्टडी का काम होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो फायोल फादर ऑफ मॉडर्न, ठीक है। तो भाई फायोल ने बोला पैसा, पैसा ज्यादा है, तो अगर आपको अच्छा पैसा मिलेगा तो आपको क्या होगा? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी। प्रॉपर वेज देने से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इंडस्ट्रियल रिलेशन की एम क्या होना चाहिए? कि एम ये होना चाहिए कि भाई मेरे को ना, एक सेकेंड,